हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे चैप्टर जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आज मैं लेकर आया आपके लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, जनरली जब भी हमें जीओसी पढ़ाया जाता है तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं इफ़ेक्ट्स पर। हमें से ये बताया जाता है कि बच्चों 4 इफ़ेक्ट्स होते हैं: इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या और फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ये 4 इफ़ेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये इफ़ेक्ट्स आखिर में आए कहाँ से, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते थे। दूसरी बात, इसे हम अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाई कहाँ, कब और कैसे करना है, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स से अवेयर हो तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे ज़रूर देखें। इससे होगा क्या, आपको चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से ही क्लियर होगी। तो देखो, चीज़ें जब क्लियर होती है ना तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। देखो, इफ़ेक्ट्स जो है वो आए कहाँ से, इस चीज़ को पहले हम समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, नर्सरी क्लास में हमें ये पढ़ाया गया था कि किसी भी रिएक्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं रिएक्टेंट, दूसरा प्रोडक्ट। और हमेशा रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलती है, इसलिए ये हम एरो का साइन बीच में लगाते हैं, ठीक है। फिर जब आगे हम बढ़े तो हमें ये बताया गया कि एक्चुअली में रिएक्शन के 3 कंपोनेंट होते हैं: रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, देन प्रोडक्ट, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ही बनते हैं और बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं और बनकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक रिएक्टेंट, मान लो एक रिएक्टेंट है आर, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ऐसा हमने देखा है। एक रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट मान लो I1 बना, I2, I3 और I4 बना, इतने सारे इंटरमीडिएट्स बन गए। और मान लो कि प्रोडक्ट है अपना P। अगर मान लो एक रिएक्टेंट से 4 इंटरमीडिएट्स अपने बने और एक ही प्रोडक्ट बना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये चारों इंटरमीडिएट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे। इनमें से कोई एक ही इंटरमीडिएट होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनमें से कौन सा रिएक्टेंट होगा वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें क्या देखना होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सपोज करो, अगर मैंने बोला I2 इज़ मोर स्टेबल, I2 इज़ मोर स्टेबल, तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा, I2 करेगा, मतलब I2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। बाकी I1, I3 और I4 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये तो मैंने अभी बता दिया कि I2 ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, एक और बात, जो रिएक्टेंट होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट भी स्टेबल होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब कुल मिला के बात है कि चारों के चारों ही अनस्टेबल हैं, लेकिन इनमें से कौन है ऐसा जो कम अनस्टेबल होगा, मतलब इन चारों में से थोड़ा सा जो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, कौन होगा वो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, इंटरमीडिएट I2 जो है वो थोड़ा सा बाकी सबके मुकाबले स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, और जो टिकेगा प्रोडक्ट वही बनाएगा, मतलब रिजल्ट वही देगा, जो टिकेगा वही रिजल्ट देगा, ठीक है। अभी मैंने बता दिया कि I2 ज़्यादा स्टेबल है I1, I3 और I4 के कंपैरिजन में। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाएँ कि बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हमारे पास कुछ बेस होना चाहिए, कुछ एक सिस्टम होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम चेक कर पाएँ कि हाँ इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी को हम चेक कर पाएँ। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पास कुछ एक रूल बनाए गए, कुछ एक बेस बनाया गया
जो आगे चलकर जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स जो 4 हम इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं वो इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए ही पढ़ते हैं, है ना। उनकी मदद से हम ये फाइंड कर पाएंगे कि इन चारों में, या फिर मान लो कि 5-6 और बनते हैं, है ना, तो इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। स्टेबिलिटी को चेक क्यों करते हैं? क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। इसलिए स्टेबिलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ठीक है। तो अपने पास में देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं। हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। टोटल अपने पास में 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में आई इफेक्ट। सेकेंड वन इज मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। इसे अगर हम बोले मेसोमेरिक होगा तो एम इफेक्ट, और अगर रेजोनेंस हुआ तो आर इफेक्ट। देखो दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत चीज़ें कॉमन है दोनों में, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे हम एच इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे हम ई इफेक्ट भी बोलते हैं। देखो अपने पास ये 4 इफेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी नहीं, अगर हम इंटरमीडिएट्स की एसिडिटी को चेक करना चाहें कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, तो भी हम इनकी हेल्प से चेक कर सकते हैं। देखो इन सभी को कंबाइंडली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऐसा क्यों बोलते हैं? हमें पता है कि इंटरमीडिएट्स पे चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे, जनरली वो कार्बोकेटाइन होते हैं इंटरमीडिएट्स, या कार्बोनाइन होते हैं, या फिर फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब उन पे चार्जेस होते हैं या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा मूवेबल होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बोला गया इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्री होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इसलिए नाम पड़ा है इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये हमें 4 मेन इफेक्ट्स पढ़ने हैं, और फिर बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट कब अप्लाई होगा, है ना, और इसके बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है क्या। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसे देखो एक छोटा सा मैं ये बनाता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कब कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट arises due to the movement of electrons। वैसे इफेक्ट्स जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण अराइज होते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं
वो किस तरीके से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझना ध्यान से, है ना। एक बार में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स के जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ पूरा, बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से होता है ये, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड वन इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो शिफ्टिंग कैसे होगी, मान लो ए और बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है ना। ए का एक इलेक्ट्रॉन और बी का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ होगा, ए के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बी के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ने शेयर किए, तो क्या बना होगा, दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बन गई और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बीच में आ गए। ठीक है, अगर मान लो ऐसा हो, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए बीच में, मान लो ये वाला ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी का इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, देखो बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। ऐसे केस में क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे पूरा फोर्स लगाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स मेरी तरफ आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। मतलब ये सीन कुछ ऐसा बनेगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स पहले बीच में थे, अब थोड़े से शिफ्ट हो गए बी की तरफ। देखो ये तो बी का इलेक्ट्रॉन था और ये वाला ए का इलेक्ट्रॉन था, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इस पर जनरेट होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रॉन दूर जा चुका है तो इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसे हम बोलते हैं डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, है ना, इसे आपको बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। इसका ठीक रिवर्स करें, मान लो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा हो बी से, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इस पर डेल नेगेटिव इस पर डेल पॉजिटिव आएगा, है ना। इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हुई तो दोनों के बीच बॉन्ड, जो बॉन्ड बना हुआ था कोवलेंट बॉन्ड, वो मेंटेन रहा। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, देखो सपोज करो सी और डी के बीच एक बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में है। अब यहाँ पे मान लो डी क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले ले, डी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ले ले, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों जा चुके हैं डी के पास, तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा, है ना। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी ले चुका है, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज एक। देखो इस केस में क्या हुआ है, बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, है ना, सी और डी का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे पार्शियल चार्ज इस केस में था, इस केस में पार्शियल नहीं, फुल्ली चार्ज आ चुका है, प्लस फुल चार्ज है और माइनस फुल चार्ज है इस पर। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नोट कर लें इसे। उसके बाद देखो अपने पास बॉन्ड जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जिस इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और जो पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स,
अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे जनरेट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। और शिफ्टिंग अगर होती है पाई इलेक्ट्रॉन की, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो मान लो ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कुछ ऐसा होगा, जो पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। शिफ्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों के बीच में होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे तो पूरी तरीके से, अगर बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे बी में ही आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। फिर उसे हम शिफ्टिंग नहीं, उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट नहीं होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। अगर शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन की होती है तो वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा। अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से हो सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा वो देख ले। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है, मान लो कि मैंने ये कंपाउंड लिया। देखो C और H के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है ना। अगर मान लो कि कार्बन इसके साथ एक बॉन्ड ब्रेक कर ले, बॉन्ड को ब्रेक कर ले, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है बचा हुआ वो इसको दे दे, मतलब ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर की तरफ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2H और ये H। देखो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके हैं इधर की तरफ, ये सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं, है ना। मतलब ये H बाहर निकल चुका है, जो इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ आ चुका है, मतलब ये H वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और इनके बीच बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जब भी ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, कॉन्सेप्ट जनरेट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का। एक एक टॉपिक जो है उसे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब बात करें ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे होगा, मान लो अपने पास ये है, ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट हो जाए इधर की तरफ तो कंपाउंड क्या बनेगा, देखो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये चार्ज क्या हुआ, इधर आ गया। ये जब भी ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट होगा मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस का। मेसोमेरिक या फिर बोल लो रेजोनेंस, है ना। तो ये चार्ट अपने को दिमाग में रखनी है, ये बिल्कुल सेट होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंट अपने पास में दो तरीके से होता है, शिफ्टिंग या फिर ट्रांसफ़र। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो नहीं सकते हैं। दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने पे कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का जनरेट होगा, और ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट
जनरेट होगा। ये चार्ट अपने को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में एक एक कर स्टार्ट करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट और लास्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। साथ में हम लोग और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।